पिछले कई महीनों से म्यूचुअल फंड में एनएफओ के बाजार में काफ़ी हलचल है। हर वीक काफ़ी सारी एनएफओ लॉन्च हो रही हैं, पब्लिक सब्सक्राइब कर रहे हैं, रेस्पॉन्स बेहतर मिल रहा है। और इसी क्रम में यूनियन म्यूचुअल फंड ने एक अपना एनएफओ लॉन्च किया हुआ है और उस एनएफओ का नाम है यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फंड। आज हम चर्चा करेंगे इसी एनएफओ की, यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फंड की। और चर्चा के दौरान हम एनालिसिस के बेसिस पे यह निर्णय लेंगे कि क्या हमें इस एनएफओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फंड एक ओपन एंडेड थीमेटिक इक्विटी स्कीम है जो कि 16 अगस्त 2023 को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और 30 अगस्त 2023 को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। और एनएफओ क्लोज होने के 5 दिनों के अंदर यूनिट्स की अलॉटमेंट हो जाएंगी और फिर ये एनएफओ क्लोज होने के बाद ये रीओपन होगा फॉर परचेज एंड रीपरचेज 13 सितंबर 2023 से। इनका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कंप्यूटर एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कैम्प्स कहते हैं। इनका बेंचमार्क जो इन्होंने डिसाइड किया है वो निफ्टी 500 टीआरआई है। और जैसे और सारे फंड्स में होते हैं, प्लान डायरेक्ट और रेगुलर प्लान है और ऑप्शन ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू है। और इसका एंट्री लोड इसमें भी नील है और एग्जिट लोड जो है, यदि आप 1 साल के अंदर यूनिट्स का रिडम्पशन करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन यदि 1 वर्ष के बाद यदि आप रिडीम करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इस पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम में आप 1000 रुपये प्लस उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हम एसआईपी की बातें करें तो एसआईपी में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। यदि आप चाहते हैं कि वीकली एसआईपी लें तो आपको कम से कम 500 रुपये और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में आप इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम मंथली इंटरवल चूज करें तो उसके लिए मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो है वो 1000 रुपये है, उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में है। और यदि आप चाहते हैं कि आप क्वार्टरली इंटरवल चूज करें तो इसके लिए मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो है वो 5000 रुपये, उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में कोई अमाउंट आप चुन सकते हैं। बात करें रिडम्पशंस की तो रिडम्पशंस करने के लिए कम से कम 1000 का रिडम्पशंस होगा, या आपके फोलियो में जो बैलेंस है यूनिट्स के उसमें से जो कम हो उतना रिडम्पशन होगा। मान लीजिए आपके फोलियो में इतने यूनिट्स नहीं है जिसका कि रिडम्पशन अमाउंट 1000 रुपये हो तो आपका वो अमाउंट रिडीम हो जाएगा। लेकिन यदि 1000 से अधिक बैलेंस का यूनिट्स है आपके उसमें तो कम से कम 1000 आपको रिडीम करने होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट एनएफओ के टाइम में बताया कि कम से कम 20 होंगे। इसका मतलब यदि 20 से नीचे यदि इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको एनएफओ क्लोज करना पड़ेगा और सारे पैसे जो आए हुए हैं उनको वापस करना पड़ेगा। इसमें एक कंडीशंस और है कि सिंगल इन्वेस्टर जो है नॉट मोर देन 25% इन्वेस्ट कर सकते। ये ध्यान रखें, ये ऑलमोस्ट सारे एनएफओ स्कीम्स में होती हैं। और ट्रांजैक्शन चार्जेस इसमें 100 रुपये और 150 रुपये। यदि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और इसमें फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये। और यदि आप म्यूचुअल फंड में आप पहली बार किसी भी एएमसी में आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया ही नहीं है, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 150 रुपये चार्जेस लगेंगे यदि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 या उससे अधिक है। इसका मतलब यदि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 या उससे कम है तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, चाहे आप म्यूचुअल फंड में पुराने इन्वेस्टर हों या म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर हों। आप यूनिट्स को, जो यूनिट्स अलॉट होंगी उसको डीमेट या फिजिकल दोनों ही फॉर्म में आप होल्ड कर सकते हैं। यदि डीमेट फॉर्म में यदि होल्ड करना चाहेंगे तो आपको परचेस करने के टाइम डीपीआईडी और बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि फिजिकल मोड में हम होल्ड करें तो जो स्टेटमेंट्स आएंगी आपको आरटीए से वो माना जाएगा कि वो फिजिकल मोड में आप इसको होल्ड कर रहे हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। अब चर्चा करते हैं इस बात पे कि इस यूनियन इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड में जो फंड्स आएंगे इसका एलोकेशन कैसे होगा। तो ये कहते हैं कि एलोकेशन ऑफ फंड जो होगा टू अचीव द लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब इसमें वही इन्वेस्टर जाएंगे, इसका बेसिक पर्पस है टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। और इसका जो फंड जो आएंगे उसका एलोकेशन जो होगा उन्होंने क्या है
कि कम से कम 80% या अधिक से अधिक 100% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इनोवेटिव कंपनीज, मतलब कम से कम 80% और मैक्सिमम 100% जो फंड्स होंगे वो इनोवेटिव कंपनीज के इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ये एलोकेट कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि 0 to 20% सिक्योरिटीज जो है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ये अदर देन इनोवेटिव कंपनी में जा सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि 0 to 20% जो फंड्स होंगे वो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। ये सारे जो निर्णय लेंगे वो फंड मैनेजर अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से ये डिसीजंस लेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस उसके हिसाब से ये फंड मैनेजर डिसीजन लेंगे। और ये 80 to 100% जो एसेट्स करेंगे इनोवेटिव कंपनीज में करेंगे, इसका मतलब ये किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही किसी एक कैप में। एक सेक्टर मीन्स ये नहीं कर सकते हैं कि हम फाइनेंस में चले जाएं, हम आईटी में चले जाएं या किसी और में चले जाएं। अक्रॉस द सेक्टर ये इन्वेस्ट करेंगे, एंड अक्रॉस द कैप मीन्स ये ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है कि लार्ज कैप में करेंगे, स्मॉल कैप में करेंगे, मिड कैप में करेंगे या माइक्रो कैप में करेंगे। ये किसी भी कैप में किसी भी सेक्टर्स में कर सकते हैं, लेकिन वैसे कंपनी में करेंगे जो ड्राइव करता है इनोवेशन अक्रॉस द थीम्स। और यदि हम बात करें इसकी कि ये कंपनीज ड्राइविंग इनोवेशन अक्रॉस द थीम्स में क्या क्या कंपनियां आ सकती हैं, तो आ सकती हैं फिनटेक की, ऑटो एंसिलरीज की, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस की, एमएनसीज की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की, क्रिएटिव सॉल्यूशंस की और ट्रांसफॉर्मेशन चार्जेस की। इसके अलावा और भी बहुत सारी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई हैव इलस्ट्रेटेड हियर, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं। अब बातें कर लें कुछ इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व हैं। तो इसमें कहते हैं कि इनोवेशन थीम इज ऑलवेज ए डिबेटेबल फैक्टर। ये मतलब कोई एक फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स हैं, और इनोवेशन जब भी आता है रिस्क के साथ आता है। ऑफ कोर्स इसमें हैंडसम रिटर्न की भी पूरी संभावनाएं हैं, मतलब जितना अधिक रिस्क है उतना अधिक रिटर्न की भी संभावना है। और थीमेटिक फंड का एक जो माइनस पॉइंट्स है वो है कि इसका मार्केट साइकिल हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट्स हैं, डिप्रिसिएशन फ्रॉम ऑब्सोलिसेंस एंड रेगुलेटरी चेंजेस। डिप्रिसिएशन फ्रॉम ऑब्सोलिसेंस मतलब कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आज के डिमांड के हिसाब से काफी बेहतर प्रोडक्ट है, लेकिन एज द टाइम प्रोसीड्स उसका रेलिवेंस कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो ऑब्सोलीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम आज से 20, 22, 25 साल पहले की बातें करें तो नोकिया का मोबाइल हैंडसेट वाज क्वाइट पॉपुलर और काफ़ी कॉस्टली भी थी, मार्केट में काफ़ी डिमांड थी। लेकिन 20-25 वर्षों के बाद आज इतनी सारी मोबाइल हैंडसेट की कंपनियां आ गई कि नोकिया का मार्केट शेयर काफ़ी कम हो गया, बिकॉज वो ऑब्सोलीट हो गए। उन्होंने डिमांड के हिसाब से, जो कस्टमर्स का डिमांड्स के हिसाब है, अपने आप को उसके हिसाब से वो चेंज नहीं कर सके। और रेगुलेटरी चेंजेस द नेक्स्ट, कुछ ऐसे सरकार के कायदे कानून आ जाएं जो पर्टिकुलर सेक्टर को या तो इनकरेज करे या डिस्करेज करे। ये सबसे बड़ा थीमेटिक फंड का डिसएडवांटेज है। और कुछ और फैक्टर्स की यदि बातें करें तो सबसे है कि थीमेटिक फंड में देयर इज नो वे टू चेक द परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है। और जब नया प्रोडक्ट आएगा तो नया प्रोडक्ट का वो डिपेंड करता है उसके डिमांड लेवल्स पे, वो डिपेंड करता है उसके प्राइसिंग पे, प्राइस क्या रखा है। ये डिपेंड करता है कि आपके कंपटीटर्स, आपके पीयर्स जो हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, आपसे बेहतर कर रहे हैं, बेहतर प्राइस दे रहे हैं, या क्या स्थिति है, इस पर भी डिपेंड करता है। और यदि बात करें आज के दिन में एग्जिस्टिंग फंड की, तो आज के दिन में एक फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड, जो 3 महीने पुराना है और उनका रिटर्न जो लास्ट 3 मंथ्स का है, इट इज 14.79% एंड इट लुक्स क्वाइट लुक्रेटिव। और इसके अलावा निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन में भी चल रहे हैं वो। और तीसरा फंड जो है ये यूनियन म्यूचुअल फंड ने इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फंड को लॉन्च किया है 16 अगस्त को। इसका मतलब आज के दिन में एक ही फंड जो है पूरे फुल्ली एनएफओ क्लोज हो गया, 2 का एनएफओ अभी चल रहा है। अब यदि इसके फंड मैनेजर की बातें करें तो फंड मैनेजर हैं संजय बिंबलकर, 35 इयर्स एज है, बीकॉम है, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एसीए हैं, सीएफए हैं और 12 साल का इनको एक्सपीरियंस है। और हार्दिक बोरा ये भी सीएफए हैं, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हैं, इनको 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है।
अब बात करते हैं इसके एनालिसिस की। तो हम देखते हैं कि सेक्टरल या थीमेटिक स्कीम्स जो है इट गोज थ्रू डिफरेंट फेजेस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस। इसका मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस के डिफरेंट फेज से क्रॉस करता है, इसीलिए ये थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए ये डिफिकल्ट है कि यदि फेज बहुत लंबे समय तक कोई पर्टिकुलर फेज से गुजर रहा हो तो उसको लॉस या अंडर परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ेगा, एंड ये इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि इट इज नॉट फॉर द इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स। जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो इसमें कॉल ले सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि आपको लगता है कि इफ यू आर पॉजिटिव अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, आने वाले समय में ये बेहतर रहेंगे, जैसा कि बहुत सारी रेटिंग एजेंसियों ने ये फोरकास्ट किया है कि बाय 2050 इंडिया वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यदि आपको लगता है कि ये पॉजिटिव है आप थ्रू इस, तो आप इस स्कीम में, इस फंड में जा सकते हैं। लेकिन ये जाने के पहले ये ध्यान रखना है कि जो फेवरेट फंड हाउस है उसमें आप जा सकते हैं। यदि आपका यूनियन म्यूचुअल फंड फेवरेट फंड हाउस है तो यू मे गो फॉर दैट। यदि आपका निपॉन इंडिया का है या आईसीआईसी प्रूडेंशियल का, जिसका भी है, आप उसमें जा सकते हैं। चूंकि हमने फेवरेट फंड हाउस की बातें की हैं और ये चर्चा कर रहे हैं यूनियन इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड की, यानी यूनियन म्यूचुअल फंड के एक एनएफओ की, तो हमें ये जानना जरूरी है कि यूनियन म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस या उसकी क्या स्थिति है। तो यूनियन म्यूचुअल फंड के आज के दिन में केवल 9 फंड हैं, इसमें से कोई इक्विटी फंड नहीं है। और इन 9 फंड में से फ्लैक्सी और ईएलएसएस फंड जो हैं ये 10 साल से अधिक पुराने हैं। बाकी जो 7 फंड हैं वो 10 साल से कम अवधि के हैं, कुछ तो 2 या 3 साल के हैं। और यदि इसके रिटर्न, फ्लैक्सी और ईएलएसएस का रिटर्न की बातें करें, जो 10 साल से अधिक पुराने फंड हैं, इसमें हम देखते हैं कि एनुअल रिटर्न जो है फ्लैक्सी और ईएलएसएस दोनों ही फंड्स का, यदि 2019 से 2022 तक का एनुअल परफॉर्मेंस देखें, एनुअल रिटर्न देखें, केवल 2022 को छोड़ के बाकी सारे वर्षों में इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, कैटेगरी को भी और इसके एवरेज रिटर्न को भी। और यदि ट्रेडिंग रिटर्न की बात करें तो हमने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स में इन्होंने आउट परफॉर्म किया है कैटेगरी एवरेज को और बेंचमार्क को, लेकिन मोर देन 10 ईयर्स में इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। और अब यदि चर्चा करें कि इस फंड में हमें कॉल लेना चाहिए या कॉल नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, यदि आप पॉजिटिव हैं टुवर्ड्स फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशंस की आगे 10, 20 साल, 40 साल ये काफी बेहतर रहेगा, तो and moreover you are comfortable with the innovative theme, यदि ये दोनों बातें हैं तो आप जा सकते हैं इस फंड में। इस फंड में मतलब इस थीम में। और आपको देखना होगा कि इस थीम में जाने का निर्णय लिया है तो आपका कौन सा फेवरेट फंड हाउस है आज के दिन में। आईसीआईसी, निपॉन इंडिया और तीसरा जिसकी चर्चा करें यूनियन म्यूचुअल फंड, ये 3 ही फंड हाउस हैं जिनका इनोवेशन फंड्स है। तो आप फिर रिपीट करता हूं, यू आर पॉजिटिव टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस इन द नियर फ्यूचर। नंबर 2, यू आर कंफर्टेबल विद द इनोवेटिव थीम, तो आप जा सकते हैं इन तीनों में से किसी फंड हाउस में जो आपके हिसाब से आपका फेवरेट फंड हाउस है। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स को खुद लेना पड़ता है। इट इज ओनली बिकॉज हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट, एक्सपीरियंस, एनालिसिस करने की क्षमता, ये सब बहुत बातों में डिपेंड करता है कि आप हमारी बात को माने या आप कुछ और निर्णय लें। इसलिए अंतिम निर्णय हमेशा आप